नमस्कार दोस्तों, आज मेरे साथ एडवोकेट रविंदर गुप्ता जी हैं और उनसे हम जानेंगे कि आम आदमी जो दिल्ली या पूरे हिंदुस्तान के अंदर है उसको शायद ये मालूम ही नहीं है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी बता रही है कि केजरीवाल को किस लिए गिरफ्तार किया गया है, वो तो कह रहे हैं कि हमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने गिरफ्तार कर लिया क्योंकि बिना किसी आरोपों के ऊपर। तो मैं रविंदर गुप्ता जी से पहले तो आज की तारीख के बारे में जानना चाहूँगा। रविंदर जी, आज 15 तारीख थी, क्या हुआ? न्यायिक हिरासत जो बढ़ा दी गई उसके बारे में आपसे कुछ जानना। देखिए, केजरीवाल जी ने जो आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, और इससे पहले जब याचिका दायर की थी तो उन्होंने 4 दिन पहले ये अर्जेंट हियरिंग के लिए मांगा था कि सेम डे मेरे को सुनवाई का मौका देना चाहिए। मैं अरेस्ट किया गया हूँ और जेल के अंदर हूँ। तो 3-4 दिन के जो लॉन्ग हॉलीडे थे उससे पूर्व अपने जो सुप्रीम कोर्ट था उसमें उन्होंने इस बात को मना किया कि ऐसी कोई अर्जेंसी नहीं लगती कि आपको हम पहले सुन ले, क्योंकि मैटर बहुत सारे लगे हुए हैं। तो इसलिए उन्होंने सोमवार को इस मैटर को लगाया था और आज उन्होंने सुनने के बाद इसमें नोटिस किया है, ईडी को बुलाया है, उनसे पूछेंगे किस लिए कैसे क्या किया है, और साथ ही जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था पुराना उसका भी अवलोकन करना है। तो दूसरी पक्ष को भी सुनवाई का मौका मिले, इसलिए इस प्रोसीडिंग को 29 अप्रैल तक के लिए आगे एक्सटेंड कर दिया गया है। अब 29 अप्रैल तक केजरीवाल जी अभी जेल में रहेंगे और अभी बेल तो उन्होंने अप्लाई नहीं करी। वो कहते हैं मैं सीएम हूँ, चुनाव चल रहे हैं, मेरे को कैसे अरेस्ट किया जा सकता है। वो अपनी इन दलीलों के कारण सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका लगाए हुए हैं। मेरे को लगता नहीं कि अभी कोई निकट भविष्य में उनको कोई न्याय मिलने वाला, न्याय तो मिलेगा लेकिन कोई राहत मिलने वाली है। शायद जिस तरह से हल्ला मचा था उस तरह से शायद आम आदमी पार्टी भी एक्सेप्ट कर रही है कहीं ना कहीं, तो कोई बात है। जिस तरह से आतिशी और सौरभ भारद्वाज जिस तरह से बोल रहे थे, अब उनको भी लगता है कि वो नहीं और राघव और शायद पाठक जी भी जाने वाले हैं अंदर। तो मैं सबसे पहले आम आदमी की बात करूँगा कि आम आदमी को शायद इस बात की नॉलेज ही नहीं है पूरा केस क्या है। एक बात अभी इन्हीं दिनों निकल के आई थी, एक वीडियो हम सबने देखा था पन्नू का, जिसमें उसने कहा कि 130 करोड़ की बात की थी और भुल्लर को छुड़ाने की उसने बात की थी। वो एक दफ़ा थी, अभी पता नहीं कितनी बार दिए हैं वो। तो अभी पन्नू से जब बात आगे कभी एनआईए वगैरह अगर कभी मिलेंगे तो बात होगी कितनी बार उसने दिए। लेकिन जो 130 की बात की वो तो कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि भुल्लर को उन्होंने छुड़ाने की वो कोशिश भी की थी। तो आप क्या कहेंगे कि केजरीवाल या आम आदमी पार्टी ने एक बार भी डिनाई नहीं किया कि उन्होंने खालिस्तान के लिए कोई पैसा नहीं लिया? देखिए, ये कब तो एक बार भी उन्होंने डिनायल नहीं किया कि जिस वीडियो की बात आप कर रहे हैं, पन्नू जो अपने आप के अंदर कनाडा में बैठा हुआ भारत के अगेंस्ट वीडियो जारी करने वाला तरह तरह से, और ये सबको जग जाहिर है कि वो खालिस्तान की डिमांड बड़े मुखर रूप से उठा रहा है और काफ़ी समय से उठा रहा है। और ये बात ना केवल पन्नू स्वयं कह ही रहा है, लेकिन इन्हीं की पार्टी के जो कवि थे कुमार विश्वास, उन्होंने उसी टाइम ये कहा था कि आप जो खालिस्तानी आतंकवादियों से मिल रहे हो, मीटिंग कर रहे हो, उनकी फंडिंग से अपने पार्टी को चला रहे हो, ये गलत है। और इसी कारण से उसको किनारे लगाया गया। लेकिन आज तक भी केजरीवाल जी की हिम्मत नहीं हुई कि कुमार विश्वास को किसी कारणवश नोटिस देके या उसके एलिगेशंस के ऊपर हटा दिया जाए। आज भी उनको रखा हुआ है। लेकिन ये बात दूसरी है कि अगर वो एलिगेशन उनके ऊपर लग रहे हैं और डिनाई नहीं कर रहे, तो लाजमी अगर जांच होगी तो ये सारी बातें निकलेंगी। ये जो फ्री की और जब आतंकवादी कोई भाषण दे रहा है, कोई घोषणा करता है, तो हमारी बहुत सारी एजेंसियां हैं, अलग अलग हैं। यहाँ जहाँ ईडी का काम है ईडी कर रही है, जहाँ सीबीआई का काम है सीबीआई कर रही है। अब एनआईए का काम जहाँ चालू होगा, और एनआईए कैसे काम करती है क्या नहीं करती, उसको कोई कहने की जरूरत होती है या नहीं होती, ये सब जानते हैं। हो सकता है एनआईए अपना काम जारी भी कर चुकी हो, बहुत सारे उसने कोई ना कोई सबूत भी निकाल रखे हो, लेकिन जब वक्त आएगा उनको लगेगा कि कोई पुख्ता सबूत हमारे पास है और हम उस केस को आगे चला सकते हैं, तो वो समय पे चलाएंगे। लेकिन ये बात ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं दाल में काला है। और अभी तो एक केस है, ईडी का अलग है, सीबीआई का अलग है, एनआईए का अलग है। अगर चोरी करोगे, सीना चोरी करोगे, तो भाई हमारे देश में एजेंसियां हैं, न्याय है, लोकतंत्र है, बक्से नहीं जाओगे, पकड़े जाओगे कहीं ना कहीं कितना भी। लेकिन केजरीवाल ने जो वोट के ऊपर टारगेट किया था वो स्लम एरिया, छोटा लोअर मिडिल क्लास, और उनको इन विषयों के बारे में लेना देना ही नहीं है, या उनके बारे में उनको लोगों को पता भी नहीं है कि केजरीवाल सरकार कर क्या रही है, मतलब किस तरह से काम कर रही है, उन्होंने अब तक क्या किया पैसा जुटाने के लिए, किन किन रास्तों से वो गुजर रहे हैं। तो मेरा दूसरा सवाल ये भी था कि जो जनता को अभी उन्होंने 1000 रुपये हर महिला को भी देने की बात कर दी, एक और चीज़ छोड़ दी। पहले तो बस टिकट थी,
200 यूनिट फ्री बिजली थी और उसके बदले मिडिल क्लास को किस तरह से 2000 के बिल 10-10 हज़ार के भरने पड़ रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से उनकी अपनी एक अलग राजनीति चलती है और आम आदमी जो है वो अभी तक उसको केजरीवाल की वही बातें नज़र आ रही हैं कि जो फ्री की चीज़ें दे रहे हैं। तो इस बारे में देश की जनता कैसे जागरूक केजरीवाल होगी? की जो पार्टी का गठन हुआ था वो आपको सबको जानकारी है, कहने की जरूरत नहीं है। आम जनता को भी पता है कि आंदोलन के कारण से इस पार्टी का एक जन्म हुआ था और उसमें आम जनता की राय जो थी वो भावना जुड़ी हुई थी कि एक नया आदमी आया है, पुरानी दलगत राजनीति से उठकर भ्रष्टाचार से दूर करके और अन्ना जी के आदर्शों पे चल के हमारी पार्टी को कुछ ना कुछ न्याय देगा। ये बात अलग है कि उनको कुछ मुफ्त क्या फ्रीवीज बांट के किसी तरीके से वोट की राजनीति के कारण जो आरोप अन्य दलों पे लगाया करते थे उसी भाव में बहकर केजरीवाल जी ने भी किया। लेकिन आज की डेट में आम जनता भी ये जान चुकी है कि कौन भ्रष्टाचारी है, किसने भ्रष्टाचार किया है, किसने नहीं किया। आपने देखा होगा जिस दिन केजरीवाल जी को अरेस्ट किया, दिल्ली सूबे के, पंजाब सूबे के अपने आप को एकमात्र पॉपुलर लीडर समझते थे। कितने लोग उनकी गाड़ी के पीछे भागते हुए नजर आए, कितने लोग सीबीआई सीडी के दफ्तर के आगे आपको नजर आए, कितने लोग कोर्ट के बाहर खड़े हुए नजर आए। मात्र कुछ मुट्ठी भर कार्यकर्ता हर बार तारीख पर कोर्ट के आगे पहुंच जाते हैं। इसके अलावा जनता कहाँ है? जिस जनता को वो कहते थे कि जनता मेरे पीछे है, मैं इतना पॉपुलर लीडर हूँ, आज जनता समझ चुकी है। जनता ने भी उनके भ्रष्टाचार का जो पैमाना था किस हद तक, एक पहले कहते थे कि महिलाओं से पूछ के ठेके खोले जाएंगे, अब ना महिलाओं से पूछा ना सेवा बस्ती में पूछा और इतने ठेके खोले और उन ठेके खोलने वालों को और उनके जो बनाने वाले थे, जो शराब बनाते हैं, ट्रेडिंग, रिटेलर, सभी के सभी एक ही आदमी को एक ही पॉलिसी के द्वारा दिए गए। और अब तो बड़ी उन्हीं के केस के अंदर के कविता की अभी पेशी थी कोर्ट के अंदर। पेशी के अंदर जैसा कि ईडी ने हाई कोर्ट में दिखाया था, उन्होंने बताया कि उसमें एडमिट किया है उन्होंने कि मैंने केजरीवाल जी के कहने से ही पैसे पहुंचाए हैं। और वो कैसे पहुंचाए हैं? 2 नंबर में। तो 2 नंबर में पहुंचाए। पीएमएलए का मैं बता दूं आपको एक डिफरेंस क्या है कि पीएमएलए कानून अलग है और एक बाकी का जो सीपीसी और आईपीसी के कारण है वो दोनों अलग हैं। उसका प्रोसीजर अलग है, इसका प्रोसीजर अलग है। इसका प्रोसीजर ये है कि ईडी कुछ प्रोसीजर अपने अलग से भी बना सकती है जो उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए आवश्यक लगते हैं। इस केस के अंदर दोषी को ये बताना पड़ता है कि मैंने जो आरोप मेरे ऊपर लगाया है वो गलत है, उसके क्या सबूत मेरे पास हैं। जब उसको लगता है कि मैं अपने आरोपों के खिलाफ कोई सबूत कोर्ट में देने के लिए मैं नहीं बता सकता कुछ भी, तो फिर कोर्ट कहती है कि ठीक है, फिर इन्वेस्टिगेशन ईडी कर रही है, जब आगे ट्रायल होगा आप अपना केस करना। और उसमें लगभग काफ़ी समय लगता है, इसलिए मेरे को भी लगता नहीं कि अभी काफ़ी अरसे तक केजरीवाल जी बाहर आने वाले हैं। एक बात, जो सीनियर पत्रकार हैं, न्यूज़ पोर्टल भी चलाते हैं अपना, तो उन्होंने श्रीकांत जो हैं उन्होंने बात करी है कि जो अपनी कुछ वीडियोस भी उन्होंने निकाले हैं कि जो राघव चड्ढा है और केजरीवाल जी का जो बेटा है, बिटकॉइन की जो कंपनी है उसमें उनका कुछ ना कुछ उसके अंदर कुछ रोल है। तो उन्होंने ये भी बात की है कि 15 दिन के अंदर वो सामने ज़रूर आने वाला है कि या तो राघव चड्ढा अगले 15 दिनों के अंदर सरकारी गवाह बनेंगे या फिर वो जो है जैसे नीरव मोदी वगैरह हैं उसी की तरह असाइलम ले लेंगे और वो शायद वहीं रहेंगे। और शायद इस बात की घबराहट उन्होंने अपने वीडियो में ये भी कही कि केजरीवाल जी को भी घबराहट है कि पता नहीं वो उनका जो पैसा है वो केजरीवाल भी जो है इन्वॉल्व है, उसमें उनको पैसा मिलेगा कि नहीं, उनको अपने बेटे के भविष्य के लिए भी खतरा हो गया। इस तरह की बात भी उन्होंने अपने वीडियो में कही है। देखो, जितने भी चोर हैं, भ्रष्टाचारी हैं, अपराधी हैं, आरोपी हैं, उनके मन में चोर तो रहता है और उनको डर भी रहता है, क्योंकि जो उन्होंने कर्म किए हैं वो एक बार सामने तो आने हैं। तो उनको आज की डेट में अपने साथियों के ऊपर, अपने नेताओं के ऊपर, अपनी पार्टी के बड़े लीडर्स के ऊपर, किसी के ऊपर कोई विश्वास नहीं है। और जैसा जो पब्लिक डोमेन में आता है, आपने जो बताया कि ऐसा एक पोर्टल, न्यूज़ पोर्टल के ऊपर इस तरह की एक खबर भी आई है, वो न्यूज़ हमने भी देखी है, वीडियो भी देखी है हमने, इस तरह की बातें भी उठ रही हैं, विदेश में गए हुए हैं। इतना बड़ा पार्टी के ऊपर एक झटका लगना और राघव चड्ढा जैसे व्यक्ति जो पार्टी में आज की डेट में केजरीवाल के बाद नंबर 2 की हैसियत लेके भगवंत मान सीएम के ऊपर एक सुपर सीएम बनाकर पंजाब में जिसको बैठा रखा हो और वो सारे के सारे सूबे में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ऐसे
आपको पता ही है चार्टेड अकाउंटेंट है। तो उनको भेजने का पर्पज़ एक ही था कि पैसे का हिसाब किताब लेन देन रखना है। ये तो जो क्या लेन देन ये रखा क्या नहीं रखा, अब केजरीवाल की दुविधा दो है कि कहीं वो भंडा ना फोड़ दें और जो उन्होंने हिसाब किताब रखा हुआ है वो कहीं इधर उधर ना चला जाए। तो वो दुविधा में पड़े हुए हैं और आज की डेट में वो अपने ही नेताओं के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे। आज की डेट में वो चाहते हैं कि मेरे से मिलने के लिए संजय सिंह ना आए, मिलने के लिए भगवंत मान जी आ रहे हैं। भगवंत मान जी ये समझते हैं कि मैं अकेला राज करूंगा तो ठीक है, ये जेल में पड़े रहें, कोई बात नहीं। तो बहुत सारे के सारे इन पार्टी के अंदर एक फूट डली हुई है और जो परिवारवाद की राजनीति को हटाने के लिए आए थे, आज वो सीएम की जिस कुर्सी पर बैठ के अपने घर में वो वक्तव्य दिया करते थे, आज संदेश देकर वो अपनी पत्नी से संदेश पढ़वा रहे हैं, अपनी फ़ोटो बीच में लगा रहे हैं, भगत सिंह के साथ अपनी फ़ोटो लगवा रहे हैं जेल में। अरे भगत सिंह की तुलना अपने आप से करना अपने आप में जनता समझ चुकी है। आम आदमी जो पहले उनके बहकावे में आया था वो समझ चुका है और आज अब उनका अंत बिल्कुल निकट है, ये सबको उजागर होने वाला है। खाली एक ही तरह की बात नहीं है, दिल्ली जल बोर्ड घोटाला है, कई तरह के जो से मोहल्ला क्लिनिक में जिस तरह से घोटालों की बातें आ रही हैं, कई 5-6 तरह के घोटाले केजरीवाल जी के ऊपर आ रहे हैं कि इनमें सब में गड़बड़ हुई है। क्या पार्टी को बढ़ाने के लिए आम आदमी पार्टी जिस तरह से फंड की उगाही कर रही थी, उसमें सारे गलत रास्ते आम आदमी पार्टी ने अपना लिए? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि और जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके बारे में भी इस तरह के आरोप लगते थे कि पार्टी को बढ़ाने के लिए धन ले रहे हैं वो, लेकिन इन्होंने तो सारी सीमाएं पार कर दी। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ा जहां पर पैसे की उगाही का कोई कार्यक्रम ना बनाया हो। अभी तो एलजी साहब ने रिकमेंड की हैं, जो जितनी इंक्वायरियां वो चल रही हैं, कुछ मटेरियलाइज हो गई हैं, कुछ रिकमेंड की हैं, कुछ की एफआईआर दर्ज होने के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन चालू होंगी। तो धीरे 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 जो भ्रष्टाचार हर डिपार्टमेंट के अंदर किए हैं वो सारे के सारे उजागर होने वाले हैं। इसलिए किसी तरीके का कुछ ऐसा लगता नहीं कि कोई परेशानी अभी इनके ऊपर से बचने वाली है, जाने वाली है। अभी ये परेशानियों में फंसने वाले हैं इसमें किसी तरीके का। रविंदर जी, मुझे एक बात और बताइए, क्या अगर राघव चड्ढा नहीं आते हैं तो केजरीवाल एपिसोड तो मेरे ख्याल से वहीं ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हैं। जब तक वो आपस में ये सारे लिंक एस्टेब्लिश नहीं होंगे, जो केजरीवाल का मोबाइल फ़ोन है और जो राघव चड्ढा के पास जो लंदन में वो जो इस तरह की वो जो कह रहे हैं कि वो सब ठिकाने लगा रहे हैं, इस तरह की जो बातें आ रही हैं, तो या फिर वो अगर आ जाते हैं और सरकारी गवाह बन जाते हैं तो दोनों केस में ही केजरीवाल की तो मुश्किलें आगे बढ़ने ही वाली हैं। देखो, केजरीवाल की समस्याएं आगे बढ़ने वाली हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसा आपने कहा कि अगर कोई गवाह है और वो गवाह केजरीवाल जी के खिलाफ बोल रहा है और उसको फिर हमें अप्रूवर बनाना है, तो ये अप्रूवर बनाना या नहीं बनाने का काम कोर्ट का होता है। ईडी अगर इस तरह की कोई दरखास्त याचिका कोर्ट के आगे लगाती है और वो कहती है कि हमें अपने केस को साबित करने के लिए एक गवाह अहम है जिसकी आवश्यकता पड़ती है, जिसके एकमात्र बयान के कारण सारा का सारा ये भंडाफोड़ हो सकता है, तो वो एक याचिका लगा के कोर्ट से दरखास्त करती है और कोर्ट देखती है अगर उसके बात में दम है और सबूत हैं और उन सबूतों के बेस पर प्रोसिक्यूशन किया जा सकता है तो वो उसको अप्रूवर बना सकती है। लेकिन क्या राघव चड्ढा जी आएंगे, क्या वो बनना चाहेंगे, क्या वो कहेंगे कि मैं केजरीवाल के खिलाफ सबूत देना चाहता हूँ, तो ये सारी बातें अभी प्रीमेच्योर हैं। लेकिन क्योंकि पब्लिक डोमेन में चल रही हैं, चर्चा का विषय बनती हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कोई तथ्य तो है जब ये चर्चा चली है। ये जो मामला था 100 करोड़ से शुरू होकर 300 करोड़ की बात आई शराब घोटाले में, अब बिटकॉइन कंपनी के भी नाम आ रहे हैं कि उसमें कहीं ना कहीं कोई स्टेक है। इस तरह की जो बातें आ रही हैं और सब आ रही हैं, तो ये घोटाला तो बढ़ते बढ़ते कई हज़ार करोड़ तक पहुंच गया। तो आप क्या कहेंगे कि कहीं अभी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो, और इसमें कहीं एनआईए का रोल जो है वो आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकता है? देखिए, जो एक कहावत है ना कि अभी तो ये ट्रेलर है, फिल्म तो अभी बाकी है, तो ये तो ट्रेलर है, अभी स्टार्ट हुआ है, फिल्म तो अभी बाकी है। अभी बहुत सारे घोटाले मिलने वाले हैं। मैं कह रहा हूँ कि एक फाइनेंशियल घोटाला कभी होता है तो हमारे देश के लोग उसको एक बार को सहन कर लेते हैं, लेकिन लोगों की भावनाओं के साथ खेलना, देश की भावनाओं के साथ खेलना, अगर इस तरीके के भ्रष्टाचार भी सामने आएंगे कि हम अपनी देश की आत्मा को बेचकर, और हमने अगर फंडिंग प्राप्त करी है, हम देश के टुकड़े करके कहीं से पैसा लेना चाहते हैं, देश की सरकार को अस्थिर करने के लिए अगर हम पैसा लेना चाहते हैं,
तो ये अपने आप में एक गंभीर मुद्दा बनने वाला है। और मैं देख रहा हूँ, मेरे को नज़र आता है कि ना केवल ये फाइनेंशियल घोटाले जितने नज़र आ रहे हैं, जो आप कह रहे हो कि हज़ारों तक भी जा सकते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। ये घोटाले के बाद ही पता लगेगा कितना मिल सकता है। लेकिन अभी ये जो आपने कहा कि एनआईए वाली जांच है और जो दूसरी जांच है, हमारे देश में रहते हुए हमारे देश के एक अंग को देश से अलग करना, और इतनी बात कुमार विश्वास ने कही थी कि वो कहते थे कि अगर मैं एक सूबे का मुख्यमंत्री नहीं बना तो मैं एक देश का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। तो इसका मतलब सीधा सीधा था कि पंजाब को खालिस्तान बनाना है। पंजाब ऐसे शहीदों की भूमि है जहाँ पर हमारे गुरुओं का स्थान है, ऐसे स्थान को वो खालिस्तान बनाकर और अपना पर्सनल क्या फायदे क्या के लिए कारण उठाना है? बिल्कुल चाहते अभी हैं। तक आम आदमी पार्टी डिनायल ही नहीं कर रही है इसका। इसका क्या रीजन है? डिनाइल नहीं कर रही है, उन लोगों से संबंध है। उन लोगों से चुनाव के दौरान उनके घर पर मीटिंग करते हुए पकड़े गए हैं। उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये कहा है कि ये उनसे मीटिंग करते हैं और उनकी बात को उठाने के लिए, उनकी बातों को रखने के लिए उनके द्वारा जो उनकी हेल्प कर रहे हैं कुछ लोगों को, उसमें छुड़ाने की सहायता करने जैसे आरोप उनके ऊपर उनकी पार्टी के लोगों ने लगाए हैं। कांग्रेस तो ने मैं तो ये चाहता हूँ कि ये जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए और जांच के बाद ही पता लगेगा। कांग्रेस क्यों बैकफुट पे आ गई है? पहले तो कांग्रेस ने ही इसका आरोप लगाया था, और आज अगर हम कई टीवी में पत्रकारों को देखें, और खासकर अलका लांबा की अगर हम बात करें, आज ही हम एक टीवी चैनल पर देख रहे थे कि अलका लांबा पोस्ट करने की जगह केजरीवाल को, अभी कुछ ही महीनों पहले तो केजरीवाल ने उन्हें अपनी पार्टी से निकाला था, और आज वो उनको सपोर्ट करती नजर आ रही थी। तो आप कांग्रेस देखिए, जो है एकदम से संदीप दीक्षित, उनकी माता जी को हाँ, दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री होते हुए उस टाइम पर हटाना, 300 पन्नों की चार्जशीट लेके आना, सोनिया को गाली देना, जितनी भी पार्टी आज जितना इंडी काम गठबंधन मैं में आपको जुड़ी हुई है, हर पार्टी को गाली देते मैं थे। बीच में रुकूंगा जितना वो काम भी शीला आज दीक्षित ने अपने 3 बार के टेन्योर में किया था, उसको जितना उन्होंने धूमिल किया, जितनी उनकी इमेज थी, वो केजरीवाल थे जो शीला दीक्षित को लेके कह रहे थे कि इन्होंने इतने इतने भ्रष्टाचार कर दिए। तो एक साल में जो उन्होंने 15 साल में दिल्ली के लिए किया, और वो फिर उसके बाद संदीप दीक्षित की जो आप बात बता रहे हैं, वो बताइए उसके कि बाद गिरफ्तारी के बाद संदीप दीक्षित उनकी कैसे सपोर्ट करते पत्नी नजर के पास एक सांत्वना देने के लिए चले गए कि बहुत बुरा हुआ, जेल चले गए हैं। अब ये मैं कुछ नहीं कह सकता कार्स्टिक या कोई कि भाई साहब आप हमें बंद करा रहे थे, आप ही हो गए हो। उनकी मदर आज नहीं है, लेकिन फिर भी संदीप दीक्षित एक कहीं ना कहीं मोरल तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जिसने आरोप लगा कि आपकी मदर को इतना मेलाइन किया, इतनी रेपुटेशन डाउन की उनको, उस के अरेस्ट होने के बाद तुम उसकी पत्नी के पास जा रहे हो। कोई कहीं तो आदमी के ये नहीं है कि राजनीति है तो मेरी आत्मा ही मर जाएगी। कहीं तो आत्मा होनी चाहिए, मोरालिटी तो होनी चाहिए राजनीति के अंदर। वो सब खत्म है, सारे के सारे मिल गए, एक दूसरे का चुप है। अरेस्ट की दिल्ली की अभी आपने देखा होगा रैली के अंदर, दिल्ली की रैली के अंदर सोनिया गांधी के साथ सुनीता भाभी को बैठा रखा है। यार दोनों साथ कहाँ क्या स्तर बन गया है, कुछ तो होना चाहिए। और वो जिसको अरेस्ट किया, और वो वहाँ का जो इवेंट था वो सिर्फ केजरीवाल की गिरफ्तारी के अगेंस्ट जो माहौल था उसको क्रिएट करने के लिए किया गया था। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे, आधे से ज़्यादा कुर्सियाँ खाली पड़ी हुई थी, 24-26 पार्टियों के द्वारा मीटिंग रखी गई थी, ना तो जनता आई, और लीडर आपस में एक दूसरे को बचाव कर रहे हैं सारे। दोस्तों, हमने जैसे रविंदर जी, पंजाब में हमने देखा था कि केजरीवाल को एक तरफा वोट मिला अब की बार जब मिला था, लेकिन जब हम मोदी सरकार की बात करते हैं, चाहे दिल्ली में भी था, तो वही जनता ने मोदी को के ऊपर वोट दिया था, पूरी दिल्ली के अंदर भी। पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, और ख़ासकर तमिलनाडु में और तेलंगाना कर्नाटका में इस बार कह रहे हैं कि पिक्चर कुछ बदलेगी, कुछ सरप्राइज़ देखने को मिलेगा। मैं खासकर अगर जम्मू कश्मीर की तो बात हम कर ही रहे हैं कि वहाँ के लोग आज सपोर्ट कर रहे हैं, बड़े खुश हैं कि 70 सालों के बाद जैसे उनको आज़ादी आज मिली है। मैं पंजाब की अगर बात करूं तो वही जनता, आपको नहीं लगता कि एक बीजेपी के लिए भी सरप्राइज़ होगा कि ज़्यादा से बिल्कुल शून्य से लेकर और एक सरप्राइजिंग, जैसे केजरीवाल की पार्टी को विधानसभा में वोट मिले थे, इस बार दिल्ली में पंजाब में लोकसभा के अंदर कुछ सरप्राइज़ बीजेपी वहाँ करेगी, और वहाँ पर तमिलनाडु में भी। आप किस तरह से देखते हैं? देखो, मेरा कहना ये है कि ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि साउथ के अंदर पंजाब, जम्मू कश्मीर में बहुत अद्वितीय है, जो पहले कभी नहीं हुआ ऐसा एक आपको देखने को रिजल्ट मिलेगा। बहुत ही आशावान होके
भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ता वहाँ पर काम भी कर रहे हैं और पब्लिक भी उनके साथ बिल्कुल बढ़ चढ़कर उनके कार्यक्रमों में सहयोग ले रही है। जैसा आपने देखा होगा टीवी के ऊपर भी और हर जगह माध्यम से, जितने भी समाचार पत्र हैं उनके माध्यम से भी जो है, वहाँ की जो जनता है वो आज ये समझ चुकी है कि विभिन्न प्रकार की जो पार्टियां हैं तरह तरह के प्रलोभन या अन्य दूसरे मापदंड अपनाकर हमारा शोषण कर रही हैं। हमारे को आज तक ये कहते हुए उन्होंने कि हम आपको कुछ अच्छा करने वाले हैं, आज तक उनका बुरा ही किया है, भला कुछ भी नहीं किया। उनका कहीं कोई विकास नहीं हुआ। पंजाब आप देखेंगे, जम्मू कश्मीर देखेंगे, आज वहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, आज सरपंच के चुनाव हो रहे हैं, सरपंच जीत के आ रहे हैं। उन सरपंचों की अगर आप स्पीच सुनोगे तो मोदी जी के बारे में कितना अच्छा बोलते हैं वो। आज मोदी जी ने एक एक जगह जाकर, तो पंजाब भी सरप्राइज करेगा आपको? पंजाब सरप्राइज करेगा, तमिलनाडु करेगा, तेलंगाना करेगा, वैसे ही करेगा जैसा पंजाब और जम्मू कश्मीर और साउथ तीनों, जहां हमारा पहले से जो परफॉर्मेंस थी उस परफॉर्मेंस के बेस पे जो अब रिफॉर्म्स आए हैं और उन रिफॉर्म्स के बेस पे जो मोदी जी ने सारे देश में एक ट्रांसफॉर्म किया है, उसके बेस पे मैं आज कह सकता हूँ कि इन तीनों स्थानों पे, चारों स्थानों पे तो प्रदर्शन अच्छा होगा ही होगा, लेकिन जो ऑलरेडी जहाँ पर प्रदर्शन अच्छा था वहाँ से भी और अच्छा होने वाला है। मैं लास्ट में ये सवाल आपसे करूंगा और बताना भी चाहूँगा कि जो किसानों के मुद्दे थे, 3 कानून जो आए थे, कांग्रेस ने किस तरह से जनता को बरगलाया और केजरीवाल सरकार ने जो मिलकर जिस तरह से लोगों को गुमराह किया। और कांग्रेस के घोषणा पत्र के अंदर वही सब बातें हैं जो 3 कानून के अंदर मोदी जी लाए थे। और मेरे को जो बातें भी आ रही हैं कि मोदी जी ने पहले ही भाप लिया था कि कुछ ना कुछ देश में अराजकता फैलाने का कुछ प्रोग्राम है। जिस तरह से किसानों को भड़काया गया है, किसानों को समझाने की बजाय इन तीनों पार्टियों ने जो कानून किसानों के लिए आ रहे थे उसमें किस तरह से आज कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ही डाल दिए हैं। तो क्या कहेंगे, देश की जनता को किस तरह से गुमराह किया जा रहा है? देखो, देश की जनता को गुमराह करने का कारण मात्र एक है, सत्ता में आना। किसी भी तरह से वो चाहते हैं कि हम सत्ता में आए, तो अच्छे कारणों से, पॉजिटिव विचार के कारण, अपनी पार्टी की कोई आइडियोलॉजी बताकर, देश में विकास करके, तो वो सत्ता में आने का अपने आप को समझते हैं कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तो जो रास्ता उनके पास बचता है वो बरगलाने वाला बचता है और बरगला कर। लेकिन आज का किसान भी समझ चुका है। देखिए, अभी किसान दोबारा आंदोलन प्रारंभ किया था इन्होंने, कितने लोग आए थे? थोड़े से लोग थे, उन्होंने भी क्या किया, सिराव पथराव किए। लेकिन इस बार सरकार ने अच्छे से टैकल किया और आज की डेट में आप किसी भी बॉर्डर पे चले जाओ, आपको ना कोई किसान बैठा मिलेगा। लेकिन वो किसान नहीं, उनके बुलाए हुए जो आदमी होते थे, किसी ना किसी कारणवश किसान भी अगर उसको प्रलोभन दे के लाया जाता है, किसी ना किसी कारणवश वो किसी से बंधा होता है, साथ में आ जाता है। लेकिन वो सब समझ चुके हैं और मोदी जी की नीतियों के कारण डायरेक्ट उनके खाते के अंदर पैसा जा रहा है। तो वो सीधा सीधा लाभ जब उनको मिलता है तो वो समझ जाते हैं कि कौन सी पार्टी हमारी बढ़िया है, कौन सी घटिया है। तो दोस्तों, अभी जो भी हमारी रविंदर जी से बातचीत हुई और जिस तरह तक के भी अभी विषय चल रहे थे, उन सब पे अभी तक हमने संक्षेप में चर्चा की रविंदर गुप्ता जी से। तो रविंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करने का। और जो भी आपने बातें कही लोगों को आगे भी इस तरीके से जो आप ये विषय इतना एक्सप्लेन करके पूछते हैं और बताते हैं, तो इससे जनता को भी लाभ होने वाला है। बहुत अच्छा है कि जनता तक सारी बातें, मुद्दे पहुंचते रहें और यही पत्रकारिता की जो है वो एक बहुत बड़ी अच्छी। बहुत बहुत धन्यवाद रविंदर जी, आपने समय निकाला और दिल्ली 98 से बात करने के लिए।